सर्वाधिक 3,259 दिन तक अंग्रेजी जेलों में सश्रम कारावास की सजा काटने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू की जन्मतिथि है। शास्त्री, इंदिरा इत्यादि भी अंग्रेजी जेलों में रहने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे। शास्त्री भी बहुत लंबे समय तक, लगभग नेहरू से थोड़ा सा कम रहे, लंबे समय तक उन एक साथ ही लगभग ये जेलों में जाने शुरू हुए थे। और इतने लंबे समय तक अंग्रेजों की जेल, उनकी काल कोठरियां, जिन कोठरियों में शास्त्री रहे थे, नेहरू रहे थे, उनको आज अगर देखें तो बड़ा अचंभा होता है कि इतने, नेहरू तो बहुत समृद्ध परिवार थे, फिर भी इन्होंने गांधी के संपर्क में आकर के आजादी के संघर्ष का रास्ता चुना, जेलों में जाना स्वीकार किया। देश को आजाद कराना बहुत बड़ा उद्देश्य था नेहरू का। और नेहरू के संपर्क में आने की वजह से गांधी के संपर्क में आने की वजह से पंडित नेहरू आजादी के आंदोलन में कूद गई। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में पंडित नेहरू गिरफ्तार हुए। बड़ा आंदोलन था देश का, रोलेट एक्ट के बाद आया था। उन्हीं दिनों लाल बहादुर शास्त्री भी गिरफ्तार हो गए थे, परंतु वो कुछ उम्र में कम थे, नाबालिग थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। इस प्रकार कुल 9 बार अंग्रेजों की जेल में पकड़े गए नेहरू और 3,259 दिन तक, लगभग 9 साल तक, 9 साल का समय अवधि उन्होंने जेल में काटी। जो हम नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पुस्तक नेहरू ने कोई पुस्तक के हिसाब से नहीं लिखी। ये पुस्तक बनी पिता के पत्र पुत्री के नाम। जेलों में रहे नेहरू ने, जेलों में रहते समय अपनी बेटी को जो खत लिखे और उनसे जो पुस्तक बनी, उसका नाम है विश्व इतिहास की झलक। मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए पत्र थे और उसका हिंदी अनुवाद भी बहुत प्यारा है। इतनी अच्छी इतिहास की उनकी पकड़, इतना अच्छा लेखन उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखे थे कि बेटी को पता चले कि इतिहास की घटनाएं किस प्रकार व्यवस्थित प्रकार से कैसे हुई विश्व में। उन पर बहुत साफ और पेनी दृष्टि से लिखे गए पत्र हैं उनके, प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी। दूसरी एक और पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेहरू का जो पहला मंत्रिमंडल है, उसके लगभग सभी सदस्य अंग्रेजों की जेलों में रहे थे, उन कालकोठरियों में रहे थे। अब अभी की हमारी जेलों की स्थिति भी दयनीय है, तो कल्पना करो कि अंग्रेजों की जेलों में क्या कंडीशन थी। अकेले नेहरू नहीं, पूरा मंत्रिमंडल, लगभग मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी जेलों में रहे थे। अब जो लोग उन दिनों अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनके पक्षधर, जो अंग्रेजों के एजेंट बने घूमते थे, उनके पक्षधर आज नेहरू को गालियां निकाल रहे हैं, गांधी को गालियां निकाल रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है। अंग्रेजों के जमाने में मेरे गांव के एक वयोवृद्ध व्यक्ति जो उम्रदराज थे, उनसे मेरी चर्चा होती थी। मैंने कहा आजादी के आंदोलन के समय उनको क्या कि एक बार कोई आकाशवाणी वाले आए और उनसे कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं और आपको रेडियो पर प्रोग्राम देना है। उन्होंने कहा मैं स्वतंत्रता सेनानी नहीं, मैं भारतीय सेना में था। और वो भारतीय सेना उस समय इंग्लिश सरकार के अधीन थी, तो मैं तो उस सेना में था, एक तरह से अंग्रेजों के साथ था हमारा। वो कह रहे थे कि आजादी क्या, हम भी देखते थे गांधी, नेहरू, ये लोग आजादी के लिए जब लड़ रहे थे और दिल्ली में हमने उनके जलसे देखे, हम तो बहुत दूर से देखते थे,
क्यों? हमारा मन चाहता था कि हम उनके साथ, परंतु हम नौकरी ऐसी कर रहे थे, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, इसलिए हम उस जलसे में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। और उस जलसे के प्रति जो हमारी सहानुभूति थी वो भी अगर प्रकट करें तो हम जेल में डाल दिए जाते थे। जेल का सिस्टम बड़ा खतरनाक था। जो लोग ये मंदबुद्धि गोबरपुर कहते हैं गांधी और नेहरू अंग्रेजों से मिले हुए थे, उनको क्या जेल, कुछ जेल नहीं, जेल में सारी सुविधाएं थी, इनको पता नहीं है। उन्होंने इतने रईस खानदान का व्यक्ति कैसे, वो तो नेहरू की वजह से, गांधी की वजह से नेहरू आजादी के आंदोलन में कूदे थे। और गांधी का जो सिस्टम था उसको अपनाया था। वो शिष्य थे, प्रमुख शिष्यों में थे। लाल बहादुर शास्त्री थे तो वैसे ही गांधी की तरह सादे जीवन वाले थे, परंतु नेहरू भी उपवास करने में, भूखे प्यासे रहने में और कठोर जीवन जीने में, नेहरू को जुर्माने के साथ जब छोड़ने का अंग्रेजों ने कहा तो नेहरू ने कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा, वापस डाल दिया जाए जेल में, भले ही मुझे छूटने का शौक नहीं है। मतलब इतना इस प्रकार से वो विरोध है। अब ये कह रहे हैं उनको फांसी क्यों नहीं दी गई, ये कोई पैमाना थोड़ी है। उन्होंने संघर्ष किया है और नेहरू गांधी के साथ रहकर संघर्ष करना, बिल्कुल गांधी का बहुत सारे नियम थे, बहुत बड़े अनुशासन थे। कहते हैं कि गांधी के साथ बहुत बार जेल में रहे थे पटेल, और एक बार पटेल सुबह के नाश्ते में गांधी खजूर खाते थे, रोज के 10 खजूर भिगोते थे सरदार पटेल कि भाई गांधी सुबह का नाश्ता कर ले, दोपहर में जाकर के रोटी, तो वो भिगो करके वो गीले, भीगने के बाद गीले हो जाते थे, उनको खा लेते थे। तो एक दिन लगा, पटेल चाहते थे कि गांधी की सेहत गिर रही है, बहुत कम खाना खा रहे हैं जेल में रहते हुए, और थोड़े खजूर और भिगो दूं तो इनकी सेहत पर जो विपरीत असर पड़ रहा है वो बंद हो जाए और ये थोड़ा ठीक रहे, निरोग रहे। देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो उन्होंने एक दिन 15 खजूर भिगो दिए कि सुबह थोड़ा इनका पेट ठीक भर जाए, तो इनके अंदर खून का संचरण ठीक हो। गांधी ने जब वो खजूर देखे प्लेट में, तो गांधी ने बुलाया पटेल को कि पटेल ये क्या कर दिया, ये खजूर कितने हैं, गिनो। पटेल ने कहा मां मैंने गिनकर ही डाले, 15 है। बोले इतने ज्यादा खजूर क्यों भिगोए आपने, जब 10 से काम चल रहा था तो 15 क्यों भिगोए, मेरा काम 10 से चल रहा था। उन्होंने कहा 10 और 15 में क्या फर्क है। पटेल ने कहा 10 और 15 में कोई बड़ा फर्क नहीं है, आपके जीवन के लिए अगर 5 खजूर रोज के ज्यादा हो तो गांधी की दृष्टि कुछ अलग तरह की थी। उन्होंने कहा 10 और 15 में कोई फर्क नहीं है, तो फिर 5 और 10 में क्या फर्क है। आज से 5 ही खजूर भिगोने हैं, कल से 5 खजूर ही भिगोए जाए, 5 से ही काम चल जाएगा। मतलब इस प्रकार की दृष्टि के व्यक्ति के साथ आंदोलन में रहना, संघर्ष करना, जेलों में यात्रा करनी और उस आंदोलन के अनुशासन से रहना, अहिंसा का भी नियम पालन करना, भूखे प्यासे संघर्ष करने की शक्ति के साथ सादगी से आंदोलन करना, और वो भी एक बहुत बड़े रईस घर के लोग। नेहरू के परिवार के लगभग सभी सदस्य अंग्रेजों की जेलों में रहे थे। उनको कोई अंग्रेजों की जेलों में कोई 5 स्टार सुविधाएं थी क्या अलग से। जो गोबर भक्त अक्सर बेवकूफी भरी बातें फैलाते हैं, उनके लिए है मेरी बात। तो जैसे इंदिरा गांधी बहुत बचपन में आंदोलन में साथ हो गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। उस समय नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको पता होना चाहिए, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का संकल्प उन्हीं दिनों लिया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में।
तो नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 को ही शायद है, उसके बाद वो 26 जनवरी का त्योहार स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। तो उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी, वानर सेना बनाई थी आजादी के आंदोलन के लिए। 1942 में इंदिरा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुई, जेल में गई आजादी के आंदोलन में। तो इनके परिवार का एक एक सदस्य जेलों में रहा। उन्नीस में कहते हैं कि इंदिरा गांधी, जब नेहरू और गांधी या उनके मंत्रिमंडल और जितने भी उस देश के नेता थे, उन्होंने मान लिया कि इस देश में केवल भाईचारे के साथ ही हिंदू और मुसलमान दोनों देश के नागरिक होकर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को चला सकते हैं। इसके अन्यथा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपस में मारकाट, हिंसा या विद्वेष, जो एक दूसरे, सांप्रदायिकता, ये इस देश के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। इस देश में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इस देश को धर्म, पंथ, निरपेक्षता के रूप में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस मार्गदर्शन के तहत गांधी नोआखाली में डटे हुए थे। वैसे इंदिरा गांधी, दिल्ली में भी बहुत दंगे थे, बहुत मारकाट मची हुई थी। तो गांधी के मार्गदर्शन में 1947 में इंदिरा गांधी भी दंगा प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही थी। अब सवाल एक और है कि नेहरू और पटेल में से प्रधानमंत्री नेहरू कैसे बन गए? पहला प्रधानमंत्री पटेल को बनना चाहिए था, फिर नेहरू का कैसे नंबर आया? नेहरू और पटेल दोनों ही गांधी के पट शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। और 1942 में कांग्रेस के लगभग सभी नेता जेलों में डाल दिए गए थे। तो लगभग 6 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं हुआ था। और ये एक और था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये एक सामान्य मान्यता थी, ये एक तकाजा भी था उस जमाने का। तो 6 साल से अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इधर गांधी जी ने राजनीति में आने से स्पष्ट इनकार कर दिया था कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। तो अब सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया जाए और प्रधानमंत्री कौन बने इस देश का। लंबे समय से अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं हुए थे। 1946 में पहली बार वापस कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने थे। करीब करीब पूरे भारत में एक ही माहौल था कि सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। पटेल उम्मीदवारी में थे, परंतु पटेल भी गांधी के प्रमुख शिष्य थे, परंतु गांधी को नेहरू के मॉडर्न विचार बहुत पसंद थे। गांधी पूरी तरह से दक्यानुसी व्यक्ति नहीं थे, तो नेहरू के जो मॉडर्न आधुनिक विचार थे वो गांधी को बहुत पसंद थे। पटेल के बजाय नेहरू के विचारों से गांधी के मन में थी कि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो उन्होंने पटेल को मनाया कि अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले, निवेदन किया और पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। और इस प्रकार नेहरू ने गांधी को, पटेल के बजाय नेहरू को गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया अपनी तरफ से। नेहरू की जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भारत के बारे में बहुत शानदार परिभाषा है उनकी। भारत है क्या? उनका भारत एक खोज है। भारत कोई भूभाग, क्षेत्रफल, ये ऐसा नहीं है। तो बहुत ही टैलेंट वाले व्यक्ति थे। सादा जीवन उनका नेहरू की, गांधी की वजह से था। उनका बहुत जीवन सादा था। ये जो बेवकूफ
फैला रहना, ये था वो था। उनके कपड़े वहां से धुल के आते थे, पेरिस से धुले हुए कपड़े ही पहनते थे। गांधी की तरह वो भी ज्यादा कपड़े रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों में से थे। तो ये बात तो बिल्कुल बेवकूफी भरी है कि नेहरू को जो इतने लंबे समय तक सश्रम कारावास काटना पड़ा, उसमें नेहरू को अंग्रेजों की तरफ से कोई सुविधा थी? प्रमुख दुश्मन थे नेहरू तो अंग्रेजों के। संघर्ष में अग्रणी भूमिका में थे, लगभग 5-6 बार तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस ने के उस आंदोलन, देखो जितना आंदोलन हो सकता था इस देश में, वो उनका ही आंदोलन था जो अंग्रेजों को यहां से बाहर खदेड़ने के लिए था। बहुत अलग तरह की परिस्थितियां थी। नेहरू के सामने एक ऐसा भारत था जिसमें आदमी की औसत उम्र 32 साल थी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं के बराबर थी, भोजन की तंगी थी, देश में अन्न का संकट था, बीमारियों और महामारियों से गुजर रहा था देश। और इन बीमारियों और महामारियों के से लड़ने के लिए पूरे इतने बड़े भारत में केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे। इलाज का कोई सिस्टम ही नहीं था। वो तो ये तो आजादी के टाइम का जो वर्णन हम देखते हैं, मैं मेरे बचपन की बताता हूं। हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव में भी कहीं कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं था। टेबलेट जैसी चीज हमने बचपन में देखी नहीं थी। वो तो बाद में धीरे धीरे गांवों में जब स्वास्थ्य कर्मी आए, हाँ, स्वास्थ्य कर्मी के नाम से या सरकार के स्वास्थ्य विभाग के नाम से हमने एक ही देखा था, चेचक के वैक्सीनेशन वर्कर गांवों में आते थे। वो सिर्फ उस महामारी को समाप्त करने का प्रयास था। बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा था ये देश। ये तो मैं जब की बात कर रहा हूं, उस समय तो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री भी। मेरा जन्म लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में हुआ, तो उसके बाद जब मैं समझने लगा, उस समय तो देश की प्रधानमंत्री थोड़ा बहुत समझने लगा इंदिरा गांधी। उस समय भी इनका संकट था। खाने के लिए ऐसे ऐसे बीज आते थे, अनाज, बाजरी, गेहूं, या ये नहीं, एक लाल लाल कलर का अमेरिका द्वारा आया हुआ, वहां के शायद पशु भी नहीं खाते होंगे, वैसा कुछ था जिससे पेट भर के लोग जिंदा रह रहे थे। बड़े अकाल पड़ रहे थे, अकाल में लाखों लोग मर रहे थे, महामारियों में लाखों लोग मर रहे थे देश में। तो ऐसी कंडीशन में भारत था। ये जो आज हम देख रहे हैं इतने भवन, उन्होंने नींव से इस देश को उठाया। आज अगर एक कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, उसमें एक नया वार्ड बनाना या कुछ और भी भवन बनाना, वो अलग चीज है। एक नींव से खड़ा करना पहली बार, उसके अड़ोस पड़ोस में और कुछ बनाना, ये अलग बात है। नींव से खड़ा करने में, और उस गरीबी में, उस तंगी में, अगर वो लोग घोटाले करते जैसा कि आज ये पूंजीपतियों से मिलकर कर रहे, तो क्या देश इस प्रकार आगे बढ़ जाता? 60 सालों में बहुत काम किया उन्होंने। और नेहरू पर सवाल खड़े करना तो बिल्कुल बेवकूफी भरे बात है। हाँ, इंदिरा कुछ थोड़ी अलग थी। नेहरू जैसा सरल चित्त व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा। राजनीति में ऐसे लोग संभावनाएं नहीं रहती, परंतु वे थे राजनीति में। बहुत सरल थे, सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे इस देश को उठाए? अब जब मैं जब जवान हो रहा था, उस समय भी हमने सीमेंट नहीं देखी थी कहीं, और जिला हेडक्वार्टर पर सीमेंट राशनिंग प्रणाली से सीमेंट ली जाती थी। बड़ी मातापोड़ी करके राशन से सीमेंट मिलती थी। एक आध बैग सीमेंट कहीं जरूरत होती तो राशनिंग प्रणाली से वो मिल पाती थी। इतनी हालत खस्ता थी देश की।
अब मैं नेहरू कैसे सरल चित्त व्यक्ति है, कितने कैसे मासूम है, उस पर चर्चा करने के लिए ओशो और नेहरू के मिलन के संस्मरण सुनाऊंगा आपको। ओशो पागल बाबा के साथ रहे थे बचपन के दिनों में। पागल बाबा एक नामचीन साधु थे, पंडित नेहरू के गुरु थे। पंडित नेहरू ही नहीं, शेख अब्दुल्ला से लेकर के भारत की सभी नामचीन हस्तियों के गुरु थे पागल बाबा, और ओशो उनके साथ रहते थे। मैं वो सारा घटनाक्रम आपको सुनाऊंगा। तो कहते हैं कि पागल बाबा का और ओशो का पहला मिलन, ओशो बचपन के थे, नदी तैर रहे थे, बाबा भी तैर रहे थे, ओशो भी तैर रहे थे। बाबा को ओशो ने पीछे छोड़ दिया, उस समय उनका नाम रजनीश था, पीछे छोड़ दिया। तो पागल बाबा को आश्चर्य, वो बहुत अच्छे तैराक थे। वापस जब तीर पर बैठे दोनों, तो पागल बाबा उनकी तरफ देखते रहे और उनको लगा ये कोई अलग तरह का आदमी है। उन्होंने दोस्ती गांठ ली, एक बूढ़ा एक जवान, जवानी क्या, पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, दोस्ती हो गई दोनों में। अब पागल बाबा ने उस समय ओशो के चरण छुए, एक बच्चे के चरण, एक देश का माना हुआ साधु छू रहा। पागल बाबा का नाम पागल बाबा इसलिए था, वो पागलों जैसी हरकतें करते थे, कई बार जब चाहे पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देते थे। तो ओशो को पागल बाबा अपने साथ रखने लगे जहां भी जाते, और हरकतें ये कि जहां भी जाते, जिसके यहां मेहमान होते, उसको ये कहते कि इसके चरण छुओ। जैसे जहां भी जाते तो पहले तो वो देखते कि बैठने के लिए क्या व्यवस्था की है, वो चरण छूने के लिए आते पागल बाबा के। पागल बाबा मना कर देते, नहीं मेरे चरण नहीं, पहले इस बच्चे के चरण छुओ, मैं भी इसके चरण छूता हूं, और उसके बाद मेरे कोई, ये संभावना है बहुत बड़ी देश की, इस जगत की। और बाद में फिर बैठने के लिए जो उनके लिए आसन होता, उन्होंने वो कहते कि ये तो मेरे बैठने के लिए, इसके लिए कहां है, इसके लिए मेरे से भी थोड़ा ऊपर बढ़ाओ, और वहां जाके बिठाते उनको। इस प्रकार की हरकतों से लोग कह रहे थे पागल बाबा ज्यादा पागल हो गए। उस समय के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष के वहां पागल बाबा मेहमान थे। पन्नालाल घोष पागल बाबा के सामने आके चरण छूने लगी, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई, चरण पहले उनके छुओ, फिर बाद में देख लेना मेरे। तो पन्नालाल घोष माने वे विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, उन्होंने एक बच्चे के चरण छुए, रजनीश के चरण छुए। तो रजनीश ने कहा कि इसने चरण ढंग से नहीं छुए, अंदर से मन में अलग है, यूं ही झुक रहा है, झुकाया जा रहा है जैसे ऐसे जबरदस्ती था, और इतने बेहुदे ढंग से इसने नमस्कार किया है कि मैं इसके थप्पड़ लगाऊंगा। पागल बाबा ने कहा, लगा थप्पड़। और रजनीश ने कहते हैं कि इतने विश्वविख्यात बांसुरी वादक के थप्पड़ लगा दी। पर तो वो तो पागल बाबा के शिष्य थे, उन्होंने फिर भी वो सब कार्यक्रम हुआ। बाद में लोग डरने लग गए, पागल बाबा को लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। वो एक ऐसे बेहुदे लड़के को साथ में रखते हैं जिसके पैर छूने पड़ते हैं, और वो तरह जैसी हरकतें करता है, उसको कुछ भी ना नहीं देते, जैसा वो कहता है वैसा करवा लेते। तो इस प्रकार के लोग पागल बाबा से भी किनारा करने लगे, जो पागल बाबा के शिष्य थे। मैंने बताया कि इस देश की नामचीन हस्तियां उनकी शिष्य थी। फिर पागल बाबा जब विदा होते हैं इस पृथ्वी से, तो अपने शिष्य मस्तों को इंतजार करते हैं। उसने पागल बाबा को पूछा भी था कि पागल बाबा, अब आप ज्यादा दिन के मेहमान तो नहीं हो, पता नहीं क्यों आप अभी भी यहां पर रुके हुए हो। पागल बाबा ने कहा, हाँ मैं जाऊंगा,
मैं थोड़ा किसी का इंतजार कर रहा हूं। और उन्हीं दिनों मस्तो नाम का लंबा छरारा नवयुवक वहां आता है, जवान, और वो आकर के पागल बाबा के पास आता है कहीं से, और आकर के चरण छूने लगता है। पागल बाबा मना करते हैं, ये क्या कर रहे हो, चरण पहले इनके छू। तो मस्तो एकदम से रुक जाते और जाकर के उनके चरण छू लेते। फिर पूछते हैं, अब आपके छू लूं? कहा, अब छू लो मेरे। इस प्रकार मस्तो तो खुद साधु थे। तो मस्तों को पागल बाबा कुछ काम देते हैं। मुख्य रूप से काम ये देते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये बच्चा जो है पढ़ेगा तो पढ़ाई की सारी सुविधाएं तुम्हें करनी है, जो भी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, खर्चे का प्रबंध वो व्यवस्था करनी है। और मैंने वादा कर लिया इससे कि ये एमए करेगा, इसलिए एमए तक इसको पढ़ना है। ये पढ़ना नहीं चाहता था, परंतु मैंने इससे वचन ले लिया है, इसलिए अब एमए तक पढ़ेगा। और इस दौरान भी हो सकता है इसके ऊपर कोई खतरा आ सकता है, तो वो रक्षा की जिम्मेदारी मैं सौंप करके जाता हूं। बाद में भी इसके जीवन को खतरा आ सकता है, क्यों, ये बहुत बेबाकी से बोलेगा। जब मुकर होगा तो पता नहीं क्या क्या कितने खतरे मोल ले सकता है। और ये जीवन इसका लंबा चलना चाहिए, कुछ संभावना जिसकी कम है, क्योंकि इस प्रकार जब बात होगी तो लोग मारने को दौड़ेंगे। तो इस प्रकार की हिदायत दे करके पागल बाबा उसको कहते हैं कि पंडित नेहरू वगैरह सबको, जो भी अब आने वाले समय के इस देश के, पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे, हैं, उन सब को ये मेरी तरफ से कह देना कि इसका विशेष ख्याल रखा जाए। यूं करके पागल बाबा विदा हो जाते हैं, यहां से चले जाते हैं। उसके बाद ओशो मस्तो को बड़ी उम्र के हिसाब से संबोधन कर रहे थे, तो मस्तो ने मना कर दिया, नहीं, आप मुझे केवल मस्तो ही कहेंगे। ओशो ने कहा, मस्त बाबा? तो कहा, नहीं, मस्त बाबा नहीं कहोगे, क्योंकि मेरे गुरु यहां से विदा हो गए, अब आप ही मेरे गुरु हैं, उन गुरु की जगह हैं आप। उम्र में छोटे थे। फिर मस्तों ने ओशो को कहा कि हम पंडित नेहरू से मिलने चलेंगे। कहते हैं कि जबलपुर से वो ट्रेन में बैठे और वो ट्रेन जयपुर आई, तो जयपुर उतरे थे वो लोग। ओशो अपने संबंध में ये बताते हैं कि हम लोग जयपुर उतरे। जयपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर एक राजा का महल था, वहां हम मेहमान हुए उस दिन। जब उस राजा के महल में हम लोग गए तो राजा अगवानी करने आया और मस्तों के पैर छूने लगा, तो मस्तों ने मना कर दिया कि नहीं, पहले पैर इनके छुओ। पागल बाबा भी इनके पैर छूते थे। तो वो राजा जाकर के उस कम उम्र के युवक के पैर छूता है। रजनीश मस्तों से कहते हैं कि पैर ठीक ढंग से नहीं छुए, ये तो राजा है, और राजा की अपनी अकड़ होती है, और छोटी उम्र के आदमी के पैर छूने पड़े तो थोड़ी दिक्कत भी आती है। तो उन्होंने कहा कि पैर ढंग से नहीं छुए, कह दो कि एक बार और प्रयास कर ले। तो दूसरी बार वो विनम्र होकर के उनके पैर छुए, और फिर अंदर जाकर के जो महिलाएं थी, रानियां थी, उनको भी सबको समाचार दिया कि कोई साधु मेहमान आए हैं और आप लोगों को छोटे वाले साधु जो हैं उनके पैर पहले छूने हैं। तो महिलाएं थी, उनमें तो ज्यादा अहंकार वाली होती नहीं, उन सब ने आकर के पहले रजनीश के पैर छुए, फिर मस्तों के छुए, यूं करके ये घटनाक्रम उसको बताते। फिर शाम को भोजन के बाद वो राजा उनसे पूछते हैं कि आपका कल का क्या कार्यक्रम है, ताकि मुझे इसकी थोड़ी सूचना दें आप, ताकि मैं उस तरीके से जो कुछ कर सकूं। तो मस्तों ने
बताया कि हम पंडित नेहरू से मिलने जा रहे हैं जे दिल्ली। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा करो, जब यहां से दिल्ली जा रहे हो तो यहां से मेरी कार ले जाओ, ताकि सहूलियत रहेगी आप लोगों को। तो मस्तों ने ओशो से पूछा, क्या हम कार ले लें? ओशो ने कहा, भले ही ले लो कार तो, पर हम सुबह जल्दी यहां से निकलेंगे फिर, और मैं नहीं चाहता कि अब हम सब लोग मिल लिए, मैं नहीं चाहता कि ये लोग हमें विदा करने के लिए हमारी वजह से जल्दी उठे और ये कुछ ऐसा कुछ करे, क्रियाक्रम, कोई कर्म कांड करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो राजा ने कहा कि नहीं, हम हमारे हिसाब से उठेंगे, आपको जब निकलना हो, रात में जब भी, ये ड्राइवर आपके पास सो रहा है, इसको जगह देना और आप अपने आप निकल जाना, भले ही किसी प्रकार का कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार वो निकले। कहते हैं कि पंडित नेहरू से उसको बताते हैं कि हम जब मिलने गए तो वहां वेटिंग रूम में मोरारजी देसाई विराजमान थे और उनको टाइम दे रखा था पंडित नेहरू ने, भारत के प्रधानमंत्री थे, नेहरू ने टाइम दे रखा था मोरारजी से मिलने का। मोरारजी उस समय मुंबई के मुख्यमंत्री थे। जिन लोगों को पता नहीं है मुंबई क्या थी, मुंबई उस समय एक भारत का बहुत बड़ा प्रांत था, गुजरात भी उसमें शामिल था, महाराष्ट्र भी था, काफी बड़ा प्रांत था। तो मुंबई के मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए हुए थे और उन्होंने जो पर्ची भेजी उसके हिसाब से उनको मिलना था। अब उनकी बारी थी। इसी समय में ओशो और मस्तो पहुंचते हैं। ओशो और मस्तो के लिए ऐसी कोई रुकावट थी नहीं पंडित नेहरू के यहां पर कि उनको पर्ची भेजनी पड़े और वो बाद में मिलने जाए। जैसे ही वो पहुंचे तो उन लोगों ने जगह दे दी कि चलिए आप अंदर। तो मिलने का कायदे से टाइम तो मोरारजी देसाई का था, बीच में ही ये लोग आ गए तो ये चले गए अंदर। वहां जाते ही पंडित नेहरू झुकने के लिए आगे हुए तो मस्तों ने मना कर दिया कि पहले चरण इनके छू। पागल बाबा भी इनके चरण छूते थे। तो पंडित नेहरू के बारे में ओशो कहते हैं कि जब वो चरण छुए उनने तो मुझे लग गया उस समय कि आदमी बहुत ही सरल चित है राजनीति में होकर के। इस प्रकार सहजता से एक छोटे भारत का प्रधानमंत्री एक छोटी उम्र के एक विद्यार्थी के चरण छू रहा है, लग नहीं रहा कि ये कोई आदमी भारत का प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से वो चरण छू रहे थे। फिर उन्होंने मस्तों के चरण छुए और फिर वो लोग बैठ गए। बैठने के बाद मस्तों ने पंडित नेहरू से कहा कि आप जिस किसी भी विषय में जरूरी समझते हैं और कुछ चर्चा करना चाहते हैं, उसके संबंध में आपके लिए आपको से कौन सी चर्चा होनी चाहिए आप कह दें और इनसे आप चर्चा कर लें। एक विद्यार्थी से भारत के प्रधानमंत्री को चर्चा करने के लिए मस्त तो कह रहे कि आप कोई भी सवाल, कोई भी विषय, किसी पर भी चर्चा करने के लिए इनसे चर्चा कर लें। आप अपनी तरफ से बता दें कि किस पर चर्चा होनी चाहिए। तो पंडित नेहरू ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, ये नहीं कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री एक इस विद्यार्थी से क्या चर्चा करूंगा, शर्म नहीं आती? पर नहीं, पंडित नेहरू ने कहा कि आप मेरे लिए जो आपको ठीक लगता है, मेरे लिए क्या कहना चाहते हैं वो कह दे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई विषय ही नहीं रखा कि आप मेरे लिए जो कहना चाहते हैं वो कह दे, मेरे लिए क्या उचित है वो आप कह दें। यहां से चर्चा शुरू होती है। और ओशो चर्चा कैसे शुरू करते हैं? ओशो कहते हैं कि पंडित नेहरू, आपको आज ये जो दिन देखने पड़ रहे हैं, इसमें
आपकी कोई पुरानी भूल है, आपके किसी पहले वाले जन्म की कोई भूल है या पुरानी भूल है कि आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बाकी आप जैसा सरल चित्त व्यक्ति, इतना सहज व्यक्ति इस राजनीति में, ये आपके लिए एक दंड है। मतलब ओशो के हिसाब से एक बड़े साधु, बहुत सरल व्यक्ति के रूप में थे पंडित नेहरू। उसने कहा कि आपको ये 2 दिन देखने पड़े, ये किसी भूल, किसी गलती और किसी गलत राह की वजह से देखने पड़ रहे हैं। बाकी आपका जीवन तो कुछ और तरह का होना चाहिए। कहते हैं कि इतना सा सुनते ही पंडित नेहरू जार जार रोने लगे, आंखों में आंसू आ रहे नेहरू के। और 45 मिनट की वो मुलाकात थी उनकी। ओशो कहते हैं कि 45 मिनट की मुलाकात में बहुत गर्वित व्यक्ति थे, बहुत आर्द्रता थी उनके दिल में, ठंडक थी, नमी थी, उनकी आंखों में नमी थी। ओशो कहते हैं कि वो 3 बार रोए, 3 बार उनकी आंखों में यकायक आंसू आने लगे। ऐसा घटा भारत के प्रधानमंत्री और नेहरू के पहले मिलन के दिन। और अंत में नेहरू ओशो से कहते हैं कि मैंने इंदिरा को मैसेज कर दिया है, रवानगी के वक्त को कहते। इंदिरा उस समय विदेश में थी और वो कल तक पहुंच जाएगी। आप कल के लिए और आ जाएं, एक दिन और आ जाएं, ताकि इंदिरा से आपकी मुलाकात करवा दूं। तो इन्होंने हाँ भर ली, चलो कल आ जाएंगे। और कहते हैं कि पंडित नेहरू बाहर आए ओशो को विदा करने के लिए। बाहर आने के बाद और वो सारा, ओशो कहते हैं कि उस दिन से मोरारजी मेरे से उस दिन से ही चिढ़ने लग गए थे। उनका बहुत समय चला गया था, उनके मिलने का टाइम था और इस छोरे के साथ नेहरू घूम रहे थे। एक लकड़ी के खड़ाऊ पहने हुए ओशो बाहर निकले, साथ में नेहरू चल रहे हैं उनके। और जब वो गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने बात की कि कल के लिए आपको आना है, इंदिरा से थोड़ा मिलना हो जाए। और नेहरू ने खुद उनके कार का दरवाजा बंद किया और फिर नेहरू अंदर गए। कहते हैं कि ओशो और मस्तो दूसरे दिन भी गए, संयोग से इंदिरा नहीं आ सकी। पंडित नेहरू व्यथित थे, इस बात के लिए खेद प्रकट कर रहे थे कि इंदिरा नहीं आई है, आ नहीं पाई है, आ जाएगी पर अब तक नहीं आई है। और आपको मैंने एक दिन के लिए और कह रखा था, अब मैं तो नहीं कह सकता कि आपको कल और आना चाहिए। आपकी अपनी कोई सहूलियत हो, क्या हो, और मैं चाहता हूं कि इंदिरा से मुलाकात जरूर हो, ये मेरी, इसीलिए मैंने उसको वहां से बुलाया है। परंतु आज मुलाकात हो नहीं पा रही है। संभव हो तो कल आप एक बार और आ जाएं। आज उस दिन फिरोज वहां पर थे, फिरोज और नेहरू की मुलाकात उस दिन हुई। और दूसरे दिन, तीसरे दिन वापस गए तो उस समय इंदिरा की उनसे मुलाकात भी हुई। यह उस समय की बात है जब भारत के पहले प्रधानमंत्री एक विद्यार्थी से मिल रहे थे। तो इतने सरल चित्त सहज व्यक्ति थे, एक तरह से साधु की तरह थे पंडित नेहरू। और उनके बारे में ऐसी बेहूदी पोस्ट है जो ये मंदबुद्धि, गोबर भक्ति, इनको कुछ पता नहीं, जो भी कचरा मिलता है फेंकते रहते हैं दिन भर कि नेहरू तो ऐसा था, ऐसा था, नशेबाज था, नशेड़ी था। नेहरू गांधी के संपर्क की वजह से नेहरू भी भोजन की बहुत लिमिट थी, बहुत साधक थे, एक तरह से बहुत ही अनुशासित जीवन। गांधी के साथ काम करना
कोई छोटी बात नहीं है। गांधी की तरह का अनुशासन पालन करना पड़ता है। गांधी के बहुत अनुशासन थे, बहुत नियम थे। पटेल भी उनमें रगे थे, शास्त्री भी थे, बहुत सारे लोग लोग तो जो उनके मंत्रिमंडल में थे वो गांधी के साथ आंदोलन में थे। अब मैं कुछ आपके तरफ से जो आ रहे हैं उन पर चर्चा करूं, कमेंट पर चर्चा करूं। तुलसाराम जी मेघवाल, चौधरी सरोन सिंह जी, राहुल जी चौधरी, इकबाल जी, आर के सिंह जी भाकर, महेंद्र जी चौधरी, रामकिशोर जी फिरडोदा, सुभाष जी जलवानिया। इन्होंने, रामकिशोर जी ने कहा कि अपने विचार बताइए। मैं तो विचार तो लगभग अपने ही बता रहा था। पंडित नेहरू, ये कौन है? सागरदान जी बारट कह रहे हैं कि पंडित नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस क्यों मनाते हैं, इस पर चर्चा करनी। पंडित नेहरू बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत प्यारे, बच्चों से, बिल्कुल बच्चों जैसे थे, खुद ही बच्चों की तरह ही थे और बच्चों से विशेष लगाव था, चाहे कहीं भी जाते थे। ये नहीं है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, छोटे बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे पूरे। और उन्हें बच्चों से, क्योंकि वो बच्चों की तरह ही मासूम थे और अपनी मासूमियत की वजह से वो बच्चों से ज्यादा उनका लगाव था, इसलिए वो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों के, देश भर के बच्चों में, दुनिया भर में नाम भी जाते, बच्चों से विशेष रूप से मिलते, तो इसलिए बाल दिवस उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पीके ह्यूमन सर, हरजी राम जी सारण हुमन, पीके ह्यूमन जी अभी मिल गए थे अपने बच्चे के साथ, बोले मेरे बच्चे की बहुत तमन्ना थी, संयोग से रास्ते में मुठभेड़ हो गई, तो कि भाई कभी हम मिलेंगे। कि मेरा छोटा सा बच्चा उनका बहुत ही, ये आपका, वो कह रहे थे पीके ह्यूमन की आपका सबसे छोटा फॉलोवर है। अब कुछ बच्चे भी, मुझे भी बच्चे सुनते हैं, ये बात मुझे तब पता चली जब लॉकडाउन के दौरान एक मित्र का फोन आया मेरे पास, बोले कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और क्योंकि लॉकडाउन था, शहर में रह रहे थे, तो गली के बाहर भी बच्चे निकल नहीं पा रहे थे, रोक रखा था प्रशासन ने। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे इस बच्चे से थोड़ी बात कीजिए, ये आपका फॉलोवर है, छोटा सा है परंतु आपको सुनता है, आपसे इसका प्रेम है। तब मुझे पता चला कि कई परिवारों के बच्चे भी परिवार के साथ मुझे सुनते हैं, मेरी बात मुझे जानते हैं, मेरे नए नए मित्र हैं। फॉलोवर के तो मैं पक्ष में नहीं कि कोई किसी का फॉलोवर हो, फेसबुक में उसे फॉलोवर कहा जाता है। हजी राम जी सारण, राम राम जी, हीरालाल जी दिवरैया, लाइव तो सही चल रहा है। नसीरदान जी जाखंड, नसीरदीन जी जाखंड, नसीरदीन जी, राम राम जी, भाई शोभा राम जी खुड़कुड़िया, मेहराम जी निर्मल, प्रणाम गुरु जी। वास्तव में एक सचेतक समाज सुधारक हो, हमारे मार्गदर्शक, और आपसे हमें बहुत सी जानकारियां मिली है जिनका अनुसरण हम अपने जीवन में यथासंभव प्रयास करेंगे। ये मेहराम जी निर्मल के कथन है। मनीष जी जांगीड़, रामचंद्र जी पिचकिया, खीमा राम जी चौधरी, थोड़ा जुकाम हो रखा है मुझे, नेम जी सोमरवाल, सागरदान जी भारत सिंह, और कोई दूसरा भारत जी कह रहे हैं पंडित नेहरू की मृत्यु से पहले 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसकी तारीख चेंज करने की बात हो रही है, तो लोगों में गुस्सा क्यों? तारीख चेंज क्यों करनी है? नेहरू बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। भारत जी आपको पता नहीं है, गोबर भक्त IT सेल की बातें आपको पसंद आ रही है, आपको पता नहीं है कि नेहरू बच्चों में कितने लोकप्रिय थे। एक तरह से बच्चों की तरह थे वो। तो अब तारीखें चेंज करना, नाम चेंज करना, ये वर्तमान सरकारों का काम रह गया है। और करना क्या है?
अमरा राम जी गुजर, जाजरिया अमरदीप जी, सुरेंद्र जी दिवराया, भाई श्रवण जी गोदारा कह रहे सवाल नोट किया जाए बॉस। अब श्रवण जी सवाल मेरे सामने आएगा तो जरूर आपके सवाल पर चर्चा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, इसीलिए तो मैं हूं आपके सामने। अब संयोग से क्या टेक्निकल कारणों से कई सवाल आते नहीं सामने, बाकी मैं छोड़ता तो किसी को नहीं हूं। राम रतन जी मंडा, जसराज जी दुगेसर, सीताराम जी गोदारा, राकेश जी खोकर, बीरा राजस्थानी जी, राजेंद्र कुमार जी गुरु जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं राजेंद्र कुमार जी, और आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे समाज को मार्गदर्शन देते रहो, लेकिन मोदी को सपोर्ट करो, अच्छा काम करते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी उनके अनुसार नहीं चल रही है। मैंने मोदी का काफी सपोर्ट किया, मुझे भी काफी संभावना थी। देखो मोदी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने उनकी पूरी टीम, उनके पूरे प्रशासन, पूरे वोटर, पूरे फॉलोअर, एक तरह से देखा जाए तो गांधी के विरोधी है, नेहरू के विरोधी है, एक तरह से देश के दुश्मन है। परंतु मोदी ने कभी गांधी को बुरा नहीं बताया, वो एक तरह से गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। नेहरू के बारे में भी मोदी बोले नहीं, हालांकि वो माँ बेटे की सरकार या पीढ़ियों से पीढ़ी दर चल रही सरकार ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, परंतु नेहरू के बारे में शायद हाँ, वो जब कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ तो एक तरह से नेहरू की बुराई कर रहे हैं वो सीधी सीधी। परंतु खैर वो उनकी राजनीति, वो राजनीतिक व्यक्ति है, नेहरू की तरह सीधे साधे आदमी तो मोदी है नहीं, सरल चित व्यक्ति नहीं है। भले ही वो गांधी के चश्मे का उपयोग करते हो, गांधी की बातें करते हो, पर वैसे वो नहीं निकले कसौटी पर जब हमने देखा उनको। और फिर आजकल जो किसानों के साथ जो अकड़, जो अनदेखी, जो हिटलर शाही, जो तानाशाही, जो नादिर शाही मोदी कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कोई भला आदमी कर सकता है? राजेंद्र कुमार जी थोड़ा विचार करो इस बात पे कि वो क्या कर रहे हैं। अभी एक संवैधानिक तरीके से हो रहे आंदोलन की अनदेखी कर रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोर्ट तक ने उनको खूब लताड़ा है इस मामले में। इतनी जिद, इतना अहंकार, इतना घमंड, ये आप जैसे लोगों की वजह से उनमें, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं छोड़ेंगे चाहे मैं कुछ भी गलत करूंगा। बाकी प्रजातंत्र का तकाजा है कि अगर जनता कुछ बात कर रही है तो जनता से बातचीत की जाए और उनकी बात को माना जाए, सुना जाए। राजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं गुरु आप जयपुर आओ तो बताना, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। राजेंद्र कुमार जी, आप जब ये कोरा मोदी का सपोर्ट यार इतने बेवकूफी की बातें कर रहे हो तो मुझसे क्या मिलोगे? ऐसे ही लोगों से मिलते रहो जो मंदबुद्धि है, जो गोबर भक्त हैं, जो आईटी सेल से प्रभावित रहे। मुझसे मिलकर क्यों अपना समय खराब कर रहे हो और मेरा कर रहे हो? और वैसे भी मुझे आज भी कोई मित्र मिलने आए थे कहीं से, जब मुझसे मिलते हैं तो पता चलता है कि मैं कानों से कितना बहरा हूं, बातचीत ढंग से हो ही नहीं पाती है। यहां तो मैं एक तरफा बोलता हूं तो चल जाता है। यहाँ तो कैलाश जी सोऊ, जगदीश जी सोऊ, कैलाश जी शानदार बात गुरु जी। बीरा राजस्थानी जी, आप कुछ दिन और गुरु जी से जुड़े रहो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि गुरु जी को मोदी का समर्थन करना है या नहीं। हाँ, शायद राजेंद्र जी के लिए इन्होंने कहा है कि आप कुछ दिन और जुड़े रहो इनसे, मेरे से, या मेरे पुराने वीडियो भी खूब है उनसे भी देखो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। राम पोमा राम जी बीरट, राम प्रसाद जी चरण, जैसा राम जी जानी, पंकज जी, जैसा राम जी की कोई बात याद आ गई, मैं तो भूल ही गया। इनके कोई व्यवस्था करनी थी, संयोग से इनका व्हाट्सएप मैसेज का जवाब भी नहीं दे पाया, और व्हाट्सएप मैसेज देख भी कम पाता हूँ। और जिन लोगों को मैंने व्यवस्था के लिए कह रखा था उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। हाँ,
हाँ, जवाब नहीं दिया। जैसा राम जी के दिया कि एक छोटा सा काम का जवाब नहीं दिया, सही बात है, जवाब नहीं दिया था। जिन लोगों को मैंने कहा था कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था करनी है, उनकी तरफ से जवाब अभी तक आया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहा। खैर उस बात का तो टाइम भी हो गया, अब तो आपने कोई व्यवस्था कर ली होगी उसके लिए। अब आपका नाम आया तो मुझे बात याद आई, और उनको 2-3 बार जब मैसेज किया, 2-3 बार कहा, उन्होंने कहा बताता हूँ, ये करते हैं हम, यहाँ कर देंगे, ऐसे कर देंगे। पता नहीं वो भूल गए और उसकी वजह से मैं भी भूलता रहा। कैसा राम जी लेगा, मेरे भी ज्ञान बांट रहे हैं, ले लो। कैसा राम जी लेगा कह रहे कैलाश जी, सो तुम्हारे से मेरा तो दुनिया में भी नहीं होगा रे मेरे हिसाब से। यो कैसा राम जी को जवाब दे रहे। विकास कुमार जी, बीरा बीरा राजस्थान, या इनके पिछले कई सारे वीडियो सुने। बीरा राजस्थान जी राजेंद्र कुमार जी के लिए कह रहे हैं कि इनके पुराने वीडियो भी सुने, आगे नहीं जुड़ पा रहे हो तो। सीताराम जी गोदारा मौरा, मेरे वीडियो अलग अलग नाम से आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आराम से सुन सकते हो किस विषय पर क्या बोला गया है। भंवरा राम जी, खिया राम जी बेनीवाल, राम प्रसाद जी चौधरी, भंवरा राम जी पूनिया, जवाहरलाल नेहरू एक हिंदुस्तान की विलक्षण प्रतिभा थे। भंवरा राम जी पूनिया कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दो, मैं ये कह रहा हूँ कि नेहरू कुछ बहुत ही अलग तरह के प्रधानमंत्री थे इस देश के। खियाराम जी बेनीवाल, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी मार साहब। मांगीलाल जी चौधरी, शोभाराम जी खुड़कुड़िया, निर्मला जी खुड़ीवाल, भंवरलाल जी गोदारा, रामसुख जी बीरट। अभी उन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब देना, पता नहीं उनका सवाल कहाँ खो जाता है। आखिरी कमेंट आ गए मेरे, तो मेरे सामने जब कोई चीज़ नहीं आ पाती है तो उसका वो एक कमेंट टेक्निकल कारणों से आते नहीं होंगे सारे। जिनको ऐसा कोई सवाल पूछना हो विशेष, भाई इसका जवाब आना चाहिए, वो उस सवाल को एक बार की बजाय 2-3 बार जैसे कॉपी कर लें, 2-3 बार बारी बारी से रिपीट करें तो शायद वो मेरे सामने आसानी से आ जाए। ये जो कमेंट अभी तक देखे हैं वो सारे आ रहे हैं, और उनका क्या सवाल था, किस पर वो मेरे से बात करवाना चाहते थे, वो मेरे सामने अभी भी नहीं आया। तो ठीक है, इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। इसको शेयर करना नहीं भूलें। यूट्यूब चैनल पर भी मेरे वीडियो आपको ठीक लगे तो देखते रहें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें जो बात आपको ठीक लगती है विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से। आभार।